हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटर। वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब. माय नेम इज प्रियंका पंजाबी. आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल. करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईपी डिपार्टमेंट. सो फ्रेंड्स, आपके साथ में एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में. इस लेक्चर में मैंने आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस को ऐड किया है जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है. एंड श्योर 100% जो है मैं आपको श्योरिटी के साथ में कह सकती हूँ कि इस टाइप के, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. एंड अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. एंड फ्रेंड्स, डेली में यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में आपको जो है एमसीक्यू क्विज पोल एंड पोस्ट करती हूँ. अगर आप उसको कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं. तो मैं आपके वो क्वेश्चंस का जो है आंसर या सॉल्यूशन जो है मैं आपको वीडियोस में भी प्रोवाइड कर दिया करूंगी. एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. अगर कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन में आपको कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम वी विल डिस्कस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है. स्टेटमेंट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1. Statement number one, according to NEP 2020 National Education Policy, teaching and learning of Indian languages need to be integrated with school and higher education at every level. Statement number two, UNESCO has declared 220 Indian languages as endangered. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है एंड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया था कि टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस नीड टू बी इंटीग्रेटेड. टीचिंग एंड लर्निंग में इंडिया की जो इंडियन लैंग्वेजेस है वो इंटीग्रेटेड है. जो स्कूल से लेके हायर एजुकेशन में भी हमें स्टूडेंट्स को इंडियन लैंग्वेज का नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए. तो इट्स इंटीग्रेटेड. तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट होगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये इंडियन लैंग्वेजेस की बात बोली गई है. UNESCO has declared 220 Indian languages endangered. So friends, endangered का मीन्स होता है खतरे में होना या जो सेफ नहीं है. तो यूनेस्को ने डिक्लेयर 197 लैंग्वेजेस को जो है इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया था. 220 का ये जो डेटा है वो रॉन्ग है. तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास third. Statement number 1 is correct and second is incorrect. So how many languages are endangered according to the UNESCO? So UNESCO has declared the 197 languages as endangered, यानी कि वो खतरे में है. Question number 2. Next question. फ्रेंड्स, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है आपका. आईसीटी यूनिट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट नंबर 4 है उससे ये क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू कन्वर्जन पूछा गया है और ये 2 स्टेटमेंट गिवन है. हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो वी विल सॉल्व इन डिटेल. यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 43.25 एंड 10. राइट. Just a wait. फोर्टी 3.25. हमें इसको कन्वर्जन करना है
ओके। तो हम पहले यहाँ पे जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 43 का हम डेटा जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 कैरी, राइट। 2 1 जा 2, 0, 1 कैरी। 2 5 जा 10, 0। 2 2 जा 4, 1 कैरी। हमारे पास जब हम इस टाइप से विदाउट पॉइंट डिस्कस निकालते हैं, बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ अपनी डिजिट को रखते हैं। तो 43 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 1 0 1 0 1 1। अब हमें 0.25 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 25 की जब हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू को निकालना होता है, हम उसे डिवाइड ना करके हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 और हम यहाँ पे लगा देंगे 0। अब 0.50 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यूज को लिख रहे थे, बट हम पॉइंट के बाद जब कन्वर्जन करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ डिजिट लिखते हैं। तो 0.25 की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 0.1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट में राइट है या रॉन्ग है। तो ये हमारे पास है 1 0 1 0 1 1, राइट। 1 0 1 0 1 1, तो ये यानी कि ये हमारा राइट है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। यहां पर हम कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, बट स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है। हमारे पास गिवन है 1 1 1 0.111। अब हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, पॉइंट के पहले वाली। तो 1 1 1 0। अब हम यहाँ पे 2 की पावर 0 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जब 0 में इंटू हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0। अब हम इसको प्लस करते जाएंगे। 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो ये 0 आपका कट हो जाएगा। 8 और 4 12 प्लस 14, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 14। तो ये जो वैल्यू है ये राइट है। अब हम फाइंड आउट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में 0.111 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब पॉइंट के पहले की होती है तब आप प्लस में जो है 2 की पावर को ऐड करते जाते हैं, बट हमें पॉइंट के बाद का कन्वर्जन निकालना है बाइनरी टू डेसिमल। तब हम क्या करते हैं देखते हैं। अब हमें यहाँ पे हम पीछे से जा रहे थे, यहाँ पे हम आगे की तरफ से जाएंगे। 2 की पावर -1, राइट। 2 की पावर -2, 1 की पावर माइनस 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। अब हम जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। 1/4, 1/8, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8, और जब पावर के ऊपर माइनस लगा होता है तो वो डिवाइड में आ जाती है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/2। तो 1/2 की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, यहां हम लिख लेते हैं 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5। 1/4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.25, प्लस 1/8 की वैल्यू हो जाएगी 0.125। अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे।
0.5 और 0.25 मिलकर हो जाएंगे 0.75 प्लस 0.125। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 825, 825। जबकि हमें यहाँ पर 0.111 की जो वैल्यू दी गई है 625 दी है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 825, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाता है हमारा रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द right answer. May I hope कि you all are understood the binary to decimal conversion and decimal to binary conversion, right? जब हम डेसिमल में कन्वर्ज करते हैं तो 2 की पावर के पॉइंट से पहले वाले को 2 की पावर से ऐड करते जाते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यू को 2 की पावर से माइनस करते जाते हैं, राइट? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Next, question number 3. Sending. Statement number 1. Sending an email will cause a problem if the recipient is in another time zone where the time difference is 12 hours. Friends, यहाँ पे जब हम किसी पर्सन को ईमेल करते हैं तो उसका टाइम जोन अगर डिफरेंट होता है तो वहां पर डिफरेंस अगर जो है 12 आवर्स का होता है रिसिपेंट और सेंडर के बीच में, टाइम जोन भी अलग है, तो वहां पर डिफिकल्टी और टेक्निकल इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से रिसीवर के पास में सेंडर का मैसेज नहीं पहुंच पाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, इन एन ईमेल सिस्टम बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लैक कार्बन कॉपी। नो, यहाँ पर ब्लैक की जगह होना चाहिए था ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड ईमेल में सीसी मीन्स होता है कार्बन कॉपी। सॉरी। स्टेटमेंट नंबर 3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज false. Next, question number 4. Which of the following about the URL given are correct? तो आपके पास ये URL given है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। HTTP is the name of the protocol and stands for Hypertext Transaction Protocol. No, यहाँ पर होना चाहिए था Hypertext Transfer Protocol। A आपका हो जाएगा रॉन्ग। .in is a top level domain name and represent a website hosted in India. अगर हमारे इंडिया की कोई वेबसाइट है यहाँ पे .in लगा हुआ है, दैट मीन्स कि दिस वेबसाइट is hosted by the India. So option number B is correct. .mygovernment is a second level domain. यहाँ पे दिया है mygovernment is the second level domain in the name of the website. तो ये हमारे पास हो जाएगा second domain. It's also the right. So B, C is the right option for this question. Option number 3 is the right. Next, question number 5. Statement number 1. Trojan horse is a malware program designed designated to restrict the access to victim data until victim pays for it. Google, G Suite and GitHub are example of SaaS cloud computing. So friend, Trojan horse जो होता है वो एक malware सॉफ्ट प्रोग्राम होता है, malware होता है, मालवेयर टाइप का प्रोग्राम होता है जो हमारा डेटा होता है उसकी सिक्योरिटी को जो है वो हैम्पर करता है, हमारी इंफॉर्मेशन किसी अनदर पर्सन तक वो फॉरवर्ड कर देता है, उसे बोलते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। तो ये एक टाइप का स्पैम होता है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर विक्टिम जो है उसको पे नहीं करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है या हमारी सिक्योरिटी पासवर्ड को चोरी कर लेता है वेबसाइट हैकिंग के जरिए।
तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो होगा, 1 जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। गूगल, जी सूट, जी हब आर एग्जाम्पल ऑफ सास। सास एक क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेटा की नेटवर्किंग को बिल्डअप कर सकते हैं, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल, जी सूट और गिट हब एक टाइप के जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑडियो। अब यहाँ पे आपको गिवन है वर्ड्स, इनको मैच करना है। ऑडियो, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट, न्यूज़पेपर। तो ऑडियो क्या होता है? ऑडियो में क्या होता है? ऑडियो में मॉड्यूलेशन, जिसे हम कहते हैं वॉइस, राइट। तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो ऑडियो का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपका क्या हो जाएगा? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है। इट्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को मार्केट में अगर हमें प्रमोट करना है तो एडवर्टाइजमेंट उसके लिए होता है। इट्स नॉट फॉर द पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो होता है वो बैंडविड्थ हो जाएगा। न्यूज़पेपर होता है लीनियर कम्युनिकेशन। हमारे पास लीनियर कम्युनिकेशन का मीन्स होता है वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर, राइट। मीन्स न्यूज़पेपर सिर्फ आपको तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। हम न्यूज़पेपर को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर कम्युनिकेशन। जो हमारा डायडिक कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम टू वे ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे मैं आपके साथ में अगर फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो वो जो होगा वो डायडिक कम्युनिकेशन है, जो टू वे होता है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, जो एक ही ऑप्शन में है। इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आप एग्जाम में आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का हो जाएगा हमारा नॉन पर्सनल, इंटरनेट, बैंडविड्थ, न्यूज़पेपर, लीनियर कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the product of any three consecutive integer is divisible by, therefore यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिया है 3 into 4 into 5 is equal to 60. 3 4s are 12, 12 5s are 60. It's right. It's divisible by 6 and 60 is also divisible by 6. Which type of reasoning is embodied here? तो फ्रेंड्स, उस टाइप की रीजनिंग जिसमें हमारा जो आउटकम और रिजल्ट निकल के आता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। यहाँ पे पॉइंट के भी कोई चांसेस नहीं है। 3 4s are 12, 12 4s are 5 एंड ये 6 से डिविजिबल ही है। उस टाइप की रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग। You remember always which type of reasoning the data in outcomes are accurate. This is called as a deductive reasoning, जिसमें डेटा और आउटकम एकदम सही होता है, एकदम एक्यूरेट होता है, उसको बोलते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जिसमें अजम्पशंस, मे बी या पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं। डेटा जो होता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता। जैसे मैं आज बोलूं कि बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, तो अजम्पशन, संभावनाएं जो वो व्यक्त कर रहे हैं हम, उसे बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। नॉन वर्बल आपको पता है, साइलेंस कम्युनिकेशन। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इनफॉर्मल पॉलिसी का ये क्वेश्चन है। इस टाइप की पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ।
जो स्टूडेंट्स दिसंबर का अटेम्प्ट देंगे उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी लेकर आऊंगी, बट अभी हमारे पास टाइम कम है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करती हूँ कि आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, राइट। सो एवरीवन, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल पॉलिसीज। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं तो आपको भी जाना चाहिए। अगर एक पर्सन जो है कुछ काम कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में भेड़चाल। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं एड पॉपुलम। अगर सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस पॉलिसी को बोलते हैं एड पॉपुलम। मतलब कि पॉपुलेशन जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो वो होती है एड पॉपुलम। पॉपुलम से भी आप निकाल सकते हैं कि हम पॉपुलेशन की डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, एंड बी इज इनवर्सली। अगर आपसे बोला जाए डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली उसके सामने प्रोपोर्शनल रखेंगे। यहां पे बोला जा रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। इनवर्सली आएगा यानी कि वो आपका अपॉन के बाद आएगा। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब यहाँ पे सी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वो भी डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। क्या ए डी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के? यस, ए इज द राइट। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ए क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के? नो। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, तो ये भी राइट हो जाएगा। ए एंड डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, राइट। जब इनवर्सली बोले तब आपको अपॉन में रखना है वैल्यू, जब डायरेक्टली बोले जस्ट उसके सामने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है इंडियन लॉजिक का, राइट। इंडियन लॉजिक। Which of the following is not correct with reference to Anumana according to classical Indian school of logic? अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू अनुमाना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। जब हम प्रपोजिशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू ऑल ए आर बी, तो इसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, और ये जो हमारा ऑल आर होता है इसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। अब इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट होता है, राइट, इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है हम उसे बोलते हैं माइनर टर्म। सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम माइनर टर्म। अब यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है लिंग साधना इज द मिडिल टर्म, पक्षा इज द माइनर टर्म, साध्या इज द मेजर टर्म, हेतु इज द माइनर टर्म। सब्जेक्ट जो होता है, नॉर्मली हम सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनर टर्म। एंड प्रेडिकेट को हम बोलते हैं मेजर टर्म, राइट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है पहले एंड प्रेडिकेट होता है आर्ग्यूमेंट में बाद में, राइट।
अब यहाँ पे ए हो जाएगा सब्जेक्ट, बी जो बाद में मेजर टर्म। अब मेजर टर्म होता, माइनर टर्म होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट होता है मेजर टर्म। इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में मिडिल टर्म को बोला जाता है हेतु। क्या बोला जाता है? हेतु। हम इसे लिंगा भी बोलते हैं मिडिल टर्म को, राइट, लिंगा। एंड उसको हम साधना भी बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में। मिडिल टर्म को हम इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं हेतु, लिंगा और साधना। अब बात आती है, आपके मन में आएगा कि इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में माइनर और मेजर टर्म को क्या बोला जाता है, तो आप जस्ट इसका अपोजिट कर देना। एस से आप याद रखना पी, यानी कि पक्षा, राइट। यहाँ पे आप पी है तो एस से याद रखना साध्या, राइट। तो ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूं। माइनर, माइनर कौन सा हो जाएगा हमारा? माइनर पक्षा, माइनर हो जाएगा पक्षा। मेजर हो जाएगा साध्या, मेजर हो जाएगा साध्या। अब हम जाते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर। लिंगा, साधना इज अ मिडिल टर्म। यस, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। अब हमको ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पक्षा जो होता है वो मिडिल माइनर टर्म होता है, ये भी करेक्ट है। साध्या जो होता है वो मेजर टर्म होता है, ये भी करेक्ट है। हेतु मिडिल माइनर टर्म नहीं होता, ये होता है मिडिल टर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि वो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, इसका एवरेज है 22, राइट। एंड 60% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी? ऑप्शन आपके पास गिवन है 160, 384, 480 एंड 484। तो मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना होता है। एवरेज ऑफ टू नंबर ए एंड बी, इनका एवरेज अगर 22 है तो सम हो जाएगा 44। 60% ऑफ ए का 60%, हम डायरेक्टली 60% उसका मेजर कर लेते हैं। 60% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी, कट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी 5/6। अभी हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 5/6, ये बी वहां पे मूव ऑन हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 44। ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5/6, बी प्लस बी इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पे 5b प्लस 6b अपॉन 6 इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास हो जाएगा 11b एंड 44 एंड 6 यहाँ पे मूव ऑन हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 11b, राइट। तो ये 6 यहाँ पे मूव ऑन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कट करेंगे 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 24। हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 44। b की वैल्यू जब हम पुट करते हैं 24, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 20। तो a हो गया 20 एंड b हमारे पास हो गया 24। अब हम इन दोनों को इनटू करेंगे a एंड b का, तो वो वैल्यू हो जाएगी 480। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए और बी का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है। What is the exact equivalent discount of 3 successive discount of 10%, 15%, 20%,
बाय सेल ऑफ एन आर्टिकल। अगर हम किसी आर्टिकल को सेल करते हैं तो हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट कितने गिवन है, 10%। तो हम ये ले लेते हैं 10% मीन्स 100 में से माइनस करेंगे 90%, 90 हो जाएगा। देन 15% ये हो जाएगा 85, माइनस करेंगे तो, एंड 20% ये हमारे पास हो जाएगा 80। जब हम इनको कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9, 0.85, 0.80। अब इनकी जो वैल्यू आएगी वो 68.2, राइट। अब हम 61.2, अब हम इसको 100 में से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द 38.8%। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होगा। इस वैल्यू को हमें 100 में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि वी विल गेट द एक्सैक्ट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 ऑफ द आर्टिकल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मूड का क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं हम मूड। लॉजिकल रीजनिंग में इसे बोलते हैं मूड। जो फ्रेशर हैं स्टूडेंट्स, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। सो हम जो है कॉन्सेप्ट का डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास बोला गया है सम। मैंने आपको बस, आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉपी एंड पेन साथ में लेकर बैठा करो। AEIOU, ए को बोलते हैं एल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, एंड ओ मीन्स सम नॉट। बस आपको मूड बताना है, सिंपल। सम, सम को क्या बोलते हैं, सम चेयर आर कर्टन्स, सम को क्या बोलेंगे हम, आई। ऑल को क्या बोलते हैं, ए। सम चेयर आर बेडशीट, तो सम चेयर आर बेडशीट को बोलेंगे आई। सिंपल, IAI। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इनफॉर्मल पॉलिसी। कृष्णा इज फेट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। कृष्णा जो है वो मोटा है, पर वो जो है वो दिन में नहीं खाता है। देयरफॉर कृष्णा इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। कृष्णा फैटी है, मोटा है, बट वो दिन में नहीं खाता, तो इसका मतलब वो नाइट में खाता होगा। इस टाइप की पॉलिसी, यानी कि हमें कुछ अजम्पशन लगाना, मतलब हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि वो मोटा है, यानी कि वो फैटी है, तो इसका मतलब वो खाता तो जरूर होगा। वो कह रहे हैं कि दिन में नहीं खाता, अगर फैटी है दिन में नहीं खा रहा तो नाइट में तो खाता होगा। तो इस टाइप के अजम्पशंस और अनुमान को, या फिर अजम्पशंस को इम्प्लीकेशंस बोलते हैं, जिसे हम इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं अर्थपति। अर्थपति, इम्प्लीकेशन, राइट। परसेप्शन, राइट। वर्बल टेस्टिमोनी, इसे हम बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में शब्दा। इसको बोलते हैं उपन्याना। देन परसेप्शन, परसेप्शन को बोलते हैं प्रत्यक्ष, राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सो मैं आपको ऑप्शन भी एक्सप्लेन करती चलती हूँ, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आपका आंसर जो है वो इजिली आ जाना चाहिए। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ वेंडर मिक्स टू वैरायटी ऑफ शुगर worth 60 per kg, 78 per kg, so that by selling the mixture at rupees 76.8 per kg, the vendor gains 20%। हमारे पास रेशो गिवन है फ्रेंड्स। वैरायटी ऑफ शुगर जो है हमारे पास एक 60 रुपीज पर केजी वाली शुगर है, और एक हमारे पास 78 रुपीज पर केजी की शुगर है, टू वैरायटीज से। सो दैट बाय सेलिंग, तो वो एक मिक्सचर को सेल करता है 76.8, तो गेन करता है 20%, गेन करता है, यानी कि उसको प्रॉफिट होता है। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो जब हम इसको कट करेंगे, 5 6 1 6, 6 2 12, 6 8, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 64। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 64। हमें फाइंड आउट करना है रेशो, राइट।
60 माइनस 64 हो जाएगा 4 जब हम इसको माइनस करेंगे। जब हम 78 में से 64 का माइनस करेंगे देन वी विल गेट 14। 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, तो 7:2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 एंड यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज आपके पास गिवन है 2 6 30 60। तो ये इजी नंबर सीरीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्क्वायर एंड जब आपके नंबर सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो स्क्वायर होगा या वो क्यूब होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ पे हम कितना ऐड कर रहे हैं, 1 का क्यूब प्लस 1, राइट, हो जाएगा 2। 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 एंड 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 6। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 30, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। अब देन ये हो जाएगा 30। सो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इशू है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ। तो ये हो जाएगा 30 एंड 60 जो है वो क्या हो रहा है, 60 यानी कि कितना हो जाएगा, 64 का क्यूब 64 माइनस 4 करेंगे हम तो 60 एंड 5 का क्यूब 125 माइनस प्लस 5 करेंगे 130 एंड 210 यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 6 करेंगे तो 210 एंड 7 का क्यूब 343, उसमें 7 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 350। 350 is the right answer. Next, question number 17. Which one of the following is not a part of immediate deductive inference? जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इक्विवेलेंट तो यहाँ पर ये लॉजिक लगता है, मैंने कल भी आपको बताया था, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कंट्रापोजिशन। इसमें से आपको क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा सिलॉक्स, क्योंकि ये होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड, ये होते हैं इक्विवेलेंट बताने के लिए आर्गुमेंट। तो कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कंट्रापोजिशन इज द इक्विवेलेंट टू ईच अदर। Option number 3 is the right answer. Question number 18. In the statement, no dogs are reptiles, which terms are distributed? आपसे यहाँ पे पूछा गया है which are distributed, which are undistributed. तो no में जो होता है both distributed होता है, both are distributed, right? सो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 राइट, बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑल अगर होगा तो ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपका नो है तो बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर सम है तो बोथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सम नॉट, predicate distributed, predicate distributed, predicate distributed and subject undistributed, right? So remember this concept is very important. Option number 3 is the right answer. Next, question number 19. In which of the following argument the relation that exists between premises and conclusion is that of logical necessity? Option number 1 inductive, deductive, demonstrative and analogical. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर अगर लिखा हो
आपसे बोला गया हो, यहाँ पे अगर लिखा हो द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रोमाइसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ लॉजिकल नेसेसिटीज, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है प्रोमाइसेस की एंड कंक्लूजन की। जब हम सिलॉक्स सॉल्व करते हैं तो वहां पे 2 प्रोमाइसेस दिए होते हैं एंड 1 कंक्लूजन दिया होता है। इसे हम बोलते हैं डिडक्टिव। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। Question number 20. Identify the reasoning in the following argument. A pilot without flight plans is like an artist without paints. Analogical, deduction, inductive and hypothetical. जब भी क्वेश्चन में लिखा हो is like, sorry, is common, लिखा हो like, as, just, तब आप इस कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक में आपको दे रही हूं, इसका आंसर होगा ऑलवेज एनालॉजिकल। जब भी किसी आर्ग्यूमेंट जबरदस्तियां की जा रही है, यानी कि लाइक, एज, जस्ट, इस टाइप के वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑलवेज आंसर इज एनालॉजिकल फॉर दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। योटा बाइट का आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो इनका सीक्वेंस क्या होता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, देन जोटाबाइट, देन योटाबाइट, राइट। आपसे पूछा गया है योटाबाइट, तो योटाबाइट किसके इक्वल में होना चाहिए? तो ये हो जाएगा जोटा बाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 124 जोटा बाइट इज इक्वल टू 1 योटा बाइट। सो मे आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आज के वीडियो से आपके लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। पीएचडी रिगार्डिंग अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो डेली जो है टेलीग्राम पे एंड मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम को जो है वो अच्छे से क्लियर करो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।